नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एकलव्य आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको विदित है, हम सितंबर प्रथम सप्ताह से यूजीसी नेट का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे कई विषय होंगे, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश आदि आदि। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को पक्का करना, पहला। और दूसरा हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपके जो बेसिक्स हैं, किसी भी विषय के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होना। क्योंकि देखिए, नेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी आपसे डीप नॉलेज की अपेक्षा करता है, यानी आपका विषय पर एक गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो जब तक आपकी विषय पर गहरी पकड़ नहीं होगी, आप नेट में सफल नहीं हो पाएंगे। तो एकलव्य आईएएस सितंबर के प्रथम सप्ताह से यूजीसी नेट का एक नया बैच आरंभ करने जा रहा है। इसमें जैसा कि मैंने बताया, बहुत से विषय हैं। उन्हीं विषयों में से एक विषय के संदर्भ में मैं आज बात करूंगा, एंड दैट सब्जेक्ट इज़ सोशियोलॉजी। एंड सोशियोलॉजी में मैं आज बात करूंगा कार्ल मार्क्स की। मैं आपको एक क्विक क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू दूंगा कार्ल मार्क्स का। देखिए, कार्ल मार्क्स न सिर्फ इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा ये सेम प्रोमिनेंस रखते हैं फिलॉसफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी और पॉलिटिकल साइंस में। तो ये जो छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये इन सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। आज मैं आपको इसका एक क्विक ओवरव्यू दूंगा कार्ल मार्क्स का, और कल इसी विषय से संबंधित एमसीक्यूज में लेके आऊँगा कि इस छोटे से विषय पर भी यूजीसी नेट आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता है, किस तरह के एमसीक्यूज पूछ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स से। क्विक क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू ऑफ कार्ल मार्क्स। ये थोड़ा सा कह लीजिए बेसिक लेक्चर है, जो कार्ल मार्क्स के जीवन से आरंभ होकर उनकी मृत्यु तक चलेगा, और उन्होंने बीच बीच में जो मेजर काम किए हैं हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक बात है कार्ल मार्क्स के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1818 में मई 5 को ट्रायर प्रशिया में, चूँकि वर्तमान में जर्मनी में स्थित है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स चूँकि एक बहुत ही प्रोमिनेंट थिंकर हैं हमारे सोशियोलॉजी में, तो हमें पता होना चाहिए कि इस महान थिंकर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो जन्म हुआ 5 मई 1818 को ट्रायर प्रशिया में, जो वर्तमान में जर्मनी में है। और ये एक ज्यूइश लॉयर के पुत्र थे, जो एंटी सेमिटिज्म के चलते, यानी हिटलर के आतंक के चलते, ज्यूइश से लुथरिज्म यानी एक क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट कह लीजिए या एक पंथ कह लीजिए, उसमें कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये बेसिक उनका जन्म का जानकारी है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। 5 मई 1818 को जन्म हुआ प्रशिया में, और इनके पिता एक लॉयर थे, और जो एंटी सेमिटिज्म के चलते लुथरिज्म रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी अर्ली एजुकेशन और इनका अर्ली इन्फ्लुएंस, जो काल हम मानते हैं 1835 से 1841 तक। ठीक है, बॉन यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है, यहाँ पर ये एनरोल हुए थे 1835 को। उसके बाद ये इन्होंने एक इसी यूनिवर्सिटी में यंग हेगलियंस यानी हीगल से इन्फ्लुएंस जो लोग हैं, जो हीगल के विचारों से प्रभावित हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन किया, और ये स्वयं भी हीगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, एंड हीगल की जो फिलॉसफी थी वो काफ़ी रेडिकल फिलॉसफी थी, काफ़ी रेडिकल आइडिया थे। रेडिकल इन द सेंस
वो उस समय का जो समाज था उसकी असमानताओं, उसके आर्थिक असमानताओं विशेषकर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और उस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। तो हिगेलियन समुदाय या हिगेल से प्रभावित जो लोग थे आर्थिक असमानताओं से युक्त उस समय के समाज को परिवर्तित करना चाहते थे और मार्क्स भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो वो हीगल के रेडिकल फिलोसफिकल आइडिया से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पढ़ने के बाद इन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी जैना से अपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की 1841 में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्ल मार्क्स ने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। आरंभिक शिक्षा बॉन यूनिवर्सिटी में हुई थी, ठीक है, तो बेसिक्स ग्रेजुएशन वगैरह वो 1835 के आसपास और उसके बाद बॉन यूनिवर्सिटी में हुई थी। और डॉक्टरेट उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जैना से किया था 1841 में। और उनका जो फोकस था और डॉक्टरेट का, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो मटेरियलिज्म और रिलीजन पर था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मार्क्स का जो थीसिस था डॉक्टरेट का, उसका कॉन्सेप्ट क्या था या उसका फोकस क्या था, तो वो था मटेरियलिज्म और रिलीजन। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ चीज़ों के। ठीक है, देन उसके बाद 1842 से लेकर 1845 का जो समय था, इस समय ये जर्नलिज्म और रेडिकलिज्म में काफ़ी इन्वॉल्व रहे। ये एक एडिटर बने, एक लिबरल न्यूज़पेपर था जिसका नाम रेनिशे ज़िटोंग, नाम याद रखेगा, रेनिशे ज़िटोंग के ये क्या बने, एडिटर बने 1842 में आफ्टर हिज डॉक्टरेट थीसिस। ठीक है, लेकिन इनके इस न्यूज़पेपर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया गवर्नमेंट की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी आलोचना करते थे। ठीक है, ये काफ़ी क्रिटिकल राइटिंग लिखते थे अगेंस्ट द प्रशियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली, अगर आप उस काल में 17वीं 18वीं शताब्दी में अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ लिखते हैं तो आपको सप्रेस किया जाता है, आपको दबाया जाता है। तो यही चीज़ कार्ल मार्क्स के साथ भी हुई और उन्हें भी सप्रेस किया गया और अल्टीमेटली उनको वहाँ से भागकर पेरिस जाना पड़ा 1843 में। ठीक है, कहाँ से भागकर? आपके जर्मनी से वो कहाँ मूव करे? 1843 में पेरिस। फिर यहाँ पर ये इन्होंने को एडिट किया एक रेडिकल पब्लिकेशन को और अपने आइडियाज़ को आगे डेवलप किया और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दिया सोशलिज्म का और पॉलिटिकल इकोनॉमी का। और यही पेरिस में इनको एंजल्स का साथ भी मिला, जो इनके साथ जीवन भर रहे और इनके विचारों का के साथ इनका समर्थन किया। उनके साथ उनकी कई पब्लिकेशंस भी थी, है ना। तो ये मिलते जुलते एक तरह से मित्र थे आपस में और काफ़ी वैचारिक साम्यता रखते थे। ईगल्स तो 1843 में पेरिस गए, वहाँ पर इन्होंने अपने रेडिकल विचारों को जारी रखा, अपने पब्लिकेशंस को जारी रखा और अपने रेडिकल आइडियाज़ सोशलिज्म से रिलेटेड या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने कंटिन्यू रखे। ठीक है, देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, जो कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही महान कह लीजिए, एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ कह लीजिए, 1848 में पब्लिश हुआ। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि पेरिस में ये फ्रेडरिक ईगल्स के साथ इनकी दोस्ती हुई, तो फ्रेडरिक ईगल के साथ मिलकर ही इन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को 1848 में लिखा। या ये साल जरूर याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब पब्लिश हुआ? 1848 में। अब इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बेसिकली था क्या, ये क्या कहा था इन्होंने? एक तरह का कह सकते हैं ये एक तरह का घोषणा पत्र था। और ये जो घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो था, ये बेसिकली क्या करता था? ये कह रहा था कि दुनिया में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कामगार हैं, वर्कर्स हैं, उनको एक होना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको एक क्लास के रूप में वो देख रहे थे और कह रहे थे कि आपको एक, जितने भी आप लोग हैं, मजदूर हैं, कामगार वर्ग हैं, आप एक हो जाइए और मिलकर जो
पूंजीपति हैं या जो भी आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनके अगेंस्ट आपको लड़ना है। तो ये एक तरह का उस समय का रेडिकल आइडिया था कार्ल मार्क्स और एंजल्स का, जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा दिया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, है ना, और इससे कहीं ना कहीं मार्क्स का आइडियाज़ काफ़ी स्प्रेड हुआ और कैपिटलिज्म में जो कंट्रडिक्शंस थे, कैपिटलिज्म की जो कमियां थी, कैपिटलिज्म ने जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया था और जो श्रमिक वर्ग था, कामगार वर्ग था, उस पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसको कहीं ना कहीं इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने उजागर किया। कहने का मतलब ये है कि 1848 में जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ तो उसके बाद से कार्ल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा पहचाने जाने लगे और फ्रेडरिक एंगल्स उनके मित्र वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो यही कहता है कि अगर आपको बदलाव चाहिए, आपको मजदूरों को व्यवस्था को बदलना है, तो एक ही वो चीज़ से वो बदल सकते हैं, एक ही साधन है बदलने का, और वो है रिवोल्यूशनरी चेंज। आपको रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी जाके ये व्यवस्था, ये सिस्टम बदलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, देन उसके बाद एग्जाइल एंड क्रिएशन ऑफ डास कैपिटल। उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जब यहाँ पर आपका पेरिस में इतना ज़्यादा चर्चित हो गया, कैपिटलिस्ट के खिलाफ इतना ज़्यादा उन्होंने बात कर दी, लोगों में आक्रोश सा फैलने लगा, कामगारों में आक्रोश आदि फैलने लगा, तो इस वजह से अगेन उनको वहाँ से भी निष्कासित होना पड़ा और एग्जाइल में जाना पड़ा। ऑब्वियसली देन ही मूव टू लंदन इन 1850। 1850 में वो लंदन पहुँच गए। ठीक है, मार्क्स लंदन पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। बहुत अच्छे पैसे वगैरह नहीं थे, रहने वहने का व्यवस्था नहीं थी उनके पास अच्छी। ठीक है, जगह जगह भटक के कहीं किसी तरह वो तो यहाँ पहुँचे थे, तो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जीवन काफ़ी गरीबी में बीत रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रिसर्च करने का, पढ़ने का, लिखने का जो काम है उसको जारी रखा। और सौभाग्य कहिए या उनकी किस्मत कहिए कि उनको ब्रिटिश म्यूज़ियम में कई साल बिताने का समय मिला, और इसी ब्रिटिश म्यूज़ियम में उन्होंने एक फेमस किताब, जो मैग्नस ओपस कहते हैं उनकी इस किताब को, यानी एक महान कृति दास कैपिटल, उन्होंने यहीं ब्रिटिश म्यूज़ियम में रहते हुए लिखी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि दास कैपिटल जो 1867 में पब्लिश हुई थी, वो उन्होंने ब्रिटेन में ब्रिटिश म्यूज़ियम में रहते हुए पब्लिश की थी। वहीं लिखा था, वहीं वो जो पढ़ते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, और उसी दौरान उन्होंने दास कैपिटल वहाँ पर लिखी। ठीक है, तो पहला वॉल्यूम दास कैपिटल का 1867 में प्रकाशित हुआ, और अगेन ये बेसिकली एक ऐसा टेक्स्ट था जो कैपिटलिज्म को एनालाइज कर रहा था, कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा था, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा था, और कहीं ना कहीं लोगों को परिचित करा रहा था लेबर एक्सप्लॉयटेशन से और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम से, जो कहीं ना कहीं गैर बराबरी पर आधारित था। फिर इसी जब ये पब्लिश हुआ दास कैपिटल 1867 में, तो उसके बाद और मार्क्स की थोड़ा सा कह लीजिए उनका ऑरा और बढ़ा, लोगों में उनकी पहचान और ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग उन्हें पहचानने लगे। देन लेटर years and death 1883। ठीक है, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दास कैपिटल, उसके बाद वहीं ब्रिटेन में रहते हुए ये इन्वॉल्व हुए कई इंटरनेशनल एसोसिएशंस के साथ। इनमें से एक फेमस था इंटरनेशनल वर्किंग मैन्स एसोसिएशन। याद रखिएगा, ब्रिटेन में रहते हुए ये इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन, इट वाज वन ऑफ द फेमस एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन, इसके साथ ये इन्वॉल्व हुए, और कहीं ना कहीं फिर इस संगठन में रहते हुए उन्होंने अपने सोशलिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया और इस संगठन का भी सहयोग प्राप्त किया।
1883 14 मार्च वो दिन था, ये याद रखना आपको। 1883 14 मार्च 1883 का वो दिन जिस दिन मार्क्स की डेथ हुई। और दुर्भाग्य ये देखिए, और लंदन में डेथ हुई, ये भी याद रखिएगा। कहाँ डेथ हुई? लंदन में 14 मार्च 1883 को लंदन में। और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो ऐसे समय में जब उनकी डेथ हुई तो किसी को कुछ खास ऐसा पता नहीं चला, बहुत ही ऐसे साइलेंस में वो चले गए और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि मार्क्स की डेथ हो गई। ठीक है, तो सिंपल वे में वो चले गए और उन्होंने अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। अपनी विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजीज़, पॉलिटिकल लेगेसीज़ को सारी दुनिया में उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए, लेगेसी और उनका इन्फ्लुएंस हम जानते हैं आज तक भी है और हम आज भी 2024 में उनको पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों में कुछ कहीं ना कहीं कुछ डीपनेस थी, कुछ स्ट्रेंथ थी, कुछ ताकत थी, तभी हम उन्हें आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो थ्योरीज थी, विशेषकर जो सोशलिस्ट मूवमेंट और रेवोल्यूशन से रिलेटेड थी, वो कई जगह अपनाई गई, कई जगह उनको एक्शन में लाने का प्रयत्न किया गया। जैसे रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ, वहाँ कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को स्टैब्लिश करने में उन्हीं के आइडियाज़ लगे थे। उन्हीं के आइडियाज़ से प्रभावित होकर रशिया में सोवियत यूनियन को इस्टेब्लिश किया था। और उन्हीं के मार्क्स के ही आइडियाज़ को अपनाकर चाइनीज़ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1949 में हुआ और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। अधिकतर जितने भी साम्यवादी देश हैं, वहाँ कहीं ना कहीं दुनिया के जितने भी साम्यवादी देश हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्क्स के विचारों से प्रभावित हैं, है ना। और साम्यवाद या कह लीजिए सोशलिज़म को या कम्युनिज़म को अपने यहाँ प्रमोट करते हैं, है ना। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, कई लेबर मूवमेंट्स दुनिया में, जो बड़े बड़े लेबर मूवमेंट्स हुए हैं दुनिया भर में, जो ट्रेड यूनियंस बनी हैं, वो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स की हकों के लिए लड़ रही हैं, वर्कर्स के अधिकारों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए, उनकी मदद के लिए लड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर ही प्रकाश में आई है। ठीक है, तो फिर मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मार्क्स के जो आइडियाज़ थे बेसिकली कहीं ना कहीं आज के ज़माने में भी जीवित हैं। मार्क्स इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आइडिया अभी भी कहीं ना कहीं जीवित हैं। एकेडमिक दुनिया में हम उन्हें पढ़ते हैं और कहीं दुनिया के कई देशों में हमने देखा कि उनके विचारों को एक्शन में, उनके विचारों को इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक सिंपल सा छोटा सा मार्क्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि मार्क्स बेसिकली चाहते क्या थे। तो अगर मैं 4-5 लाइनों में इस पूरे लेक्चर को समअप करूं तो सिर्फ ये मार्क्स चाहते थे, या कह सकते हैं कि मार्क्स अपने उस समय के समाज से, जो कैपिटलिस्ट समाज था, उससे खुश नहीं थे। वो खुश इसलिए नहीं थे क्योंकि जो मजदूर थे, जो प्रोलेटारिएट थे या कामगार लोग थे, जो वर्कर्स थे, वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों द्वारा दबाए कुचले जा रहे थे। मार्क्स को ये देखकर दुख हुआ और उन्होंने उन मज़दूरों का साथ देने की कोशिश की एकेडमिकली। ठीक है, उन्होंने उनके लिए लेख लिखे, आवाज़ उठाई, उस अत्याचार को पूरी दुनिया के सामने लेके आए और एक रास्ता दिखाया कि किस तरह ये मज़दूर इस अत्याचार से, इस इनइक्वालिटी से, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से बाहर आ सकते हैं। और वो रास्ता था उनका रेवोल्यूशन का, कि सारे मज़दूरों को एक होना है और मिलकर कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट लड़ना है। तो मार्क्स कहीं ना कहीं आज भी रेलिवेंट हैं और हम उन्हें इसीलिए अपने विभिन्न कोर्सेज़ में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में और विभिन्न कंपटीशंस के सिलेबस में। तो ये था छोटा सा लेक्चर। कल मैं इसी लेक्चर पे आपको बताऊंगा कि इतने से छोटे लेक्चर पे भी
यूजीसी आपसे किस तरह के, यूजीसी नेट में सॉरी, वो आपसे किस तरह के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछ सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कल आपसे पुनः मिलूँगा कुछ अच्छे 15-20 एमसीक्यूज के साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे तो उन एमसीक्यूज के आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ दिन।